लट्टू घुमाने पर उसे गतिज ऊर्जा मिलती है, जो वायु प्रतिरोध और घर्षण से धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्या हो अगर आप उसे अलग ऊर्जा दें, जिससे वो ज्यादा देर घूमे? इस वीडियो को कीवीको ने स्पॉन्सर किया है। आगे बताएंगे। कुछ साल पहले मैंने लेजर सेबर द्वारा अपलोड किया गया एक वीडियो देखा था, जिसमें उन्होंने एक ऐसा मोटर बनाया था जो लगभग एक स्थायी गति मशीन की तरह चलता है। इस मोटर में एक घूमती डिस्क थी, जिसमें मैग्नेट और चारों ओर 12 कॉइल्स थीं। स्ट्रॉ से फूंक मारकर वे पहिए को घुमा सकते थे, जिससे मोटर लगातार घूमती दिखती थी। और ये चल पड़ी। क्या ये खूबसूरत नहीं है? ये स्थायी गति नहीं है, इसलिए शीर्षक में लगभग शब्द है और अंततः ये रुक जाती है। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार इस्तेमाल हुआ है, जिसे मैं खुद आजमाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या इसे कार चलाने के लिए अपनाया जा सकता है। लेजर सेबर के मोटर में उन्होंने 42 गेज की तांबे की तार का इस्तेमाल किया, जो बेहद पतली होती है, लगभग इंसानी बाल के बराबर मोटाई की और लगभग मेरे बालों के रंग जैसी ही। ये तांबे की तार इंसानी बाल से भी कमजोर है। मैं इसे आसानी से तोड़ सकता हूं। सोल्डर करना मजेदार होगा। कॉइल बनाने के लिए मैंने यह स्पूल होल्डर बनाया, ताकि मुझे इसे बार बार घुमाना ना पड़े, और ये 3D प्रिंटेड कॉइल माउंट्स बनाए, ताकि मैं ड्रिल की मदद से कॉइल को लपेट सकूं, जिससे मुझे खुशी है कि मुझे इन्हें हाथ से नहीं लपेटना पड़ेगा। कुछ और कॉइल लपेटने के बाद मुझे उन्हें सोल्डर करना पड़ा, जो आसान नहीं था। कई घंटों की मेहनत के बाद मैंने प्रोटोटाइप टेस्ट मोटर बना ली। इस मोटर में एक डिस्क है, जिसमें मैग्नेट्स और एक्सियल फ्लक्स कॉन्फ़िगरेशन में रोटर के दोनों तरफ दो दो कॉइल्स लगी हैं। जैसे ही मैग्नेट कॉइल्स के पास से गुजरता है, सही समय पर बिजली की पल्स एक कॉइल मैग्नेट को दूर धकेलती है और दूसरी उसे अपनी ओर खींचती है। अब इस बिजली की पल्स का समय बिल्कुल सटीक होना चाहिए, वरना मोटर या तो उल्टी दिशा में घूम सकती है या फिर बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। यह टाइमिंग एक छोटे पुर्जे रीड स्विच से नियंत्रित होती है, जिसमें कांच की कैप्सूल में दो पतली धातु की भुजाएं होती हैं। जब चुंबक स्विच के पास आता है, दोनों भुजाएं आकर्षित होकर संपर्क में आती हैं और सर्किट में करंट बहता है। और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इस रीड स्विच की स्थिति यह तय करने में बहुत महत्वपूर्ण है कि मोटर कितनी अच्छी तरह से चलती है। सिद्धांततः अगर मैं पहिया घुमाऊं तो यह मोटर जनरेटर की तरह चलेगी। यहां मैंने मोटर के इनपुट पर एक कैपेसिटर जोड़ा है, जो, जैसा कि आप वोल्टमीटर पर देख सकते हैं, पूरी तरह डिस्चार्ज है। अगर मैं मोटर को हाथ से घुमाऊं तो यह जनरेटर बनकर कैपेसिटर चार्ज करेगी। लेकिन ध्यान दें कि जैसे ही कैपेसिटर में वोल्टेज अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, क्या होता है? यह डिस्चार्ज शुरू होता है, क्योंकि अब कैपेसिटर का वोल्टेज कॉइल्स में बने वोल्टेज से ज्यादा है। इसलिए कैपेसिटर मोटर को पावर देता है। अगर मैं पहिए को तेज घुमाऊं तो कैपेसिटर चार्ज होकर ऊर्जा संग्रहित करता है। फिर यह अपने आप जनरेटर से मोटर में बदल जाता है और कई मिनटों तक लगातार चलता रहता है। अब यही प्रभाव एक भारी फ्लाईव्हील और कम घर्षण वाले बेयरिंग्स के साथ, या फिर एक अच्छी तरह से संतुलित घूमने वाले लट्टू से भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वे ये नहीं कर सकते कि उन्हें पूरी तरह से रोक दिया जाए और छोड़ने पर वे अपने आप फिर से गति पकड़ लें। मैं ट्राइक स्टाइल वाहन डिजाइन करने की सोच रहा हूं, जो इस मोटर से चले और देख सकूं कि क्या सतह पर धक्का देने के बाद ये फ्री व्हीलिंग कार से ज्यादा दूर जा सकता है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कार जितनी सरल और कुशल हो सके उतनी हो, इसलिए मैं मोटर को ही आगे का पहिया बनाने जा रहा हूं। आगे की धुरी पर कई कॉइल्स लगाकर मैं पहिए पर मैग्नेट्स लगा सकता हूं, जिससे इसे आगे बढ़ाने की उम्मीद है। क्योंकि मोटर ही कार को चलाने वाला मुख्य पहिया है, मैंने इसे प्रूशा एक्सेल पर 3D प्रिंट किया। इसका टूल चेंजिंग फीचर मुझे हब के लिए सख्त पीएलए और टायर के लिए लचीला टीपीयू इस्तेमाल करने देता है, जिससे इसे असली कार जैसी ग्रिप मिलती है। मैंने एक दिन इन सब कॉइल्स को वाइंड और सोल्डर करने में लगाया। इस तरफ 6 कॉइल्स हैं। मैंने अभी तक पहिए के दूसरी तरफ कॉइल्स नहीं लगाई हैं, और इसकी वजह यह है कि मुझे नहीं लगता कि ये कार चलेगी। अगर मैं इसे घुमाकर कैपेसिटर को चार्ज करता हूं और फिर इसे रोकता हूं, तो ये टेस्ट मोटर की तरह चलता है, लेकिन ना तो उतनी स्पीड मिलती है और ना ही उतना टॉर्क। पीछे इन पहियों के साथ भी ये अपने आप चल ही नहीं पाएगी। यहां तक कि जब मेरी बेंचटॉप पावर सप्लाई जुड़ी हो, यानी इसे बाहरी स्रोत से पावर मिल रही हो, तब भी
जब मैं इसमें पर्याप्त वोल्टेज डालता हूं, तो ये बस थोड़ा सा ही चलता है। लेकिन कार को सच में चलाने के लिए इसमें बिल्कुल भी पर्याप्त टॉर्क नहीं है। मैं कार को नए गियर अनुपात के साथ डिजाइन करना चाहता हूं, ताकि कम क्वाइल्स लगें और पहिए पर ज्यादा टॉर्क मिले। यह वर्जन 2 कार भी एक ट्राइक डिजाइन है और इसे ऑन शेप में डिजाइन किया गया है, जो एक क्लाउड बेस्ड कैड प्रोग्राम है जो आपके ब्राउजर में चलता है। आप इसे आजमा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करके। साथ ही 12 क्वाइल्स की जगह कुल 8 क्वाइल्स के साथ ये नई कार हल्की भी होगी और इसे सोल्डर करने में भी कम समय लगेगा। सामने के पहिए को टॉर्क देने के लिए 5 से 1 गियर अनुपात है। रीड स्विच सही जगह और पीछे कैपेसिटर लगने पर कार पूरी होती है। लेकिन क्या यह काम करता है? कार को आगे धकेलने पर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और फिर यह जनरेटर से मोटर में बदल जाता है और कार को चलाता है। मैं कार को कुछ बार आगे धकेलकर कैपेसिटर चार्ज कर सकता हूं। फिर उसे सतह पर रखकर रीड स्विच सक्रिय करने के लिए हल्का सा धक्का दे सकता हूं। एक इलेक्ट्रिक चाबी वाली कार जैसी। सच कहूं तो मैं वास्तव में हैरान हूं कि यह कार कितनी अच्छी तरह से काम करती है। इस बहुत ही बेसिक मोटर और पीछे लगे एक बहुत छोटे कैपेसिटर के साथ बस पहिए को कुछ बार घुमाकर हम कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं। और अगर हम इसे हल्का सा धक्का दें ताकि रीड स्विच मैग्नेट के साथ जुड़ जाएं, ये कार आसानी से चलाता है। और जो बात और भी दिलचस्प है वो ये है कि ये एक जनरेटर के रूप में भी काफी अच्छा काम करता है। तो उदाहरण के लिए अगर मैं इसे इस दूरी पर धक्का देता हूं ताकि कैपेसिटर चार्ज हो जाए, इसे दूरी की शुरुआत में रखता हूं और इसे चलाता हूं, यह धीमा चलता है, लेकिन जितनी दूरी तक मैंने इसे धक्का दिया था उसका अच्छा खासा हिस्सा यह तय कर लेता है। यह पूरी दूरी तय नहीं करता क्योंकि यह 100% कुशल नहीं है, पर काफी अच्छा है। इन जनरेटर मोटर कॉम्बो को कार में लगाने से पहले मैं इस वीडियो के प्रायोजक कीवीको के बारे में बताना चाहता हूं। मैं जो प्रोजेक्ट बनाता हूं वे मुझे नई चीजें सिखाते हैं, लेकिन दोहराना आसान नहीं होता। कीवीको के विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन और बच्चों द्वारा टेस्ट किए गए प्रोजेक्ट्स मदद करते हैं। ये क्रेट्स हर महीने आपके दरवाजे पर डिलीवर होते हैं और अपनी 9 अलग-अलग सीरीज के जरिए सभी उम्र के लिए रचनात्मक, मजेदार अनुभव देते हैं। सच कहूं तो काश मेरे पास ये कीवीको क्रेट्स तब होते जब मैं बड़ा हो रहा था, और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग जो मेरे प्रोजेक्ट्स को फॉलो करते हैं इससे सहमत होंगे। शुरुआत से अंत तक एक प्रोजेक्ट को बिना हार्डवेयर स्टोर जाए या खास टूल्स का इस्तेमाल किए बिना बनाना वाकई बहुत अच्छा अनुभव है। और तो और इसमें दी गई बिल्ड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत आसान है और साथ में मिलने वाली मैगजीन में ढेर सारी रोचक जानकारी भरी हुई है। तो अगर आप मेरी तरह है और कुछ कीवीको क्रेट्स लेना चाहते हैं, तो आप कोड टॉम स्टैंटन का इस्तेमाल करके या kiwico.com/Tom Stanton पर जाकर अपने पहले महीने पर 50% की छूट पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये कार खुद एनर्जी स्टोर कर चल सकती है, तो बिना जनरेटर वाली कार से इसकी तुलना कैसे होगी? कार का वजन समान है। मोटर के मैग्नेट वाला हिस्सा फ्लाईव्हील की तरह काम करेगा और नतीजों पर असर डालेगा। सिर्फ कॉइल्स और कैपेसिटर में फर्क है। मुझे नहीं पता इन कारों का मुकाबला कैसा रहेगा, लेकिन भौतिकी के अनुसार अगर दोनों को एक ही स्पीड तक धक्का दें, तो वे समान दूरी तय करेंगी। तो चलिए देखते हैं। फ्रीव्हील कार को अच्छी बढ़त मिल गई है। जनरेटर कार काफी धीमी जा रही है। फ्रीव्हील कार रुकने वाली है और जनरेटर कार उससे ज्यादा दूर जाती है। यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है हमें टेस्ट को फिर से करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है। हाँ, वह मोटर बिल्कुल भी नहीं चल रही है। उन्हें एक लाइन लगा दो। और फ्रीव्हील कार फिर से आगे निकल गई। जनरेटर कार काफी पीछे है और जनरेटर कार जीतती है। तो जनरेटर कार कहीं से ऊर्जा ले रही है, यह परीक्षण से स्पष्ट नहीं। अगर दोनों कारों को एक रैंप से नीचे भेजें तो क्या होगा? इससे दोनों कारों को समान मात्रा में प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा मिलती है और यह स्पष्ट है कि मोटर वाली कार ढलान पर कहीं धीमी गति से चलती है। छोड़ने से पहले दोनों कारों की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है।
ढलान पर फ्रीव्हीलिंग कार स्थितिज ऊर्जा का अधिक हिस्सा गतिज ऊर्जा में बदलती है, जबकि जनरेटर कार इसका एक हिस्सा विद्युत ऊर्जा में बदलकर कैपेसिटर में संग्रहित करती है। अक्सर भूल जाते हैं कि बिजली बनाते वक्त जनरेटर पर प्रतिरोधी लोड पड़ता है। मेरी हैंड क्रैंक जनरेटर में बिना चार्ज किए घुमाने पर कम प्रतिरोध होता है, लेकिन जब मैं इससे कैपेसिटर या बैटरी चार्ज करता हूं तो घुमाना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण कार रैंप से धीरे चलती है, क्योंकि चार्जिंग के समय प्रतिरोधी लोड पड़ता है। अब कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा फिर से गतिज ऊर्जा में बदलती है, क्योंकि वह मोटर को शक्ति देता है। लेकिन चूंकि सिस्टम 100% कुशल नहीं है, कुल यात्रा दूरी कम हो जाती है। अगर रैंप टेस्ट में कॉइल, मैग्नेट और कैपेसिटर जोड़ने से फ्री व्हीलिंग कार पर बढ़त नहीं मिलती, तो पुश टेस्ट में उल्टा नतीजा क्यों दिखता है? इन दोनों टेस्टों में फर्क ये है कि हर कार पर लगने वाली ताकत अलग होती है। रैंप टेस्ट में कार पर गुरुत्वाकर्षण से स्थिर बल लगता है, हालांकि पुश टेस्ट में जनरेटर कार को उसी गति तक पहुंचाने के लिए ज्यादा ताकत लगती है, जो रैंप टेस्ट दोहराने जैसा है। जनरेटर कार को ज्यादा ढलान मिलने से दोनों कारें समान गतिज ऊर्जा के साथ निकलती हैं, इसलिए जनरेटर कार ज्यादा दूर जाती है। लेकिन एक तरीका है जिससे फ्रीव्हीलिंग कार पुश टेस्ट जीत सकती है। कार पर किसी दूरी तक बल लगाने को भौतिकी में कार्य करना कहते हैं, जिसे बल और दूरी के गुणन से निकाला जाता है। अगर दोनों कारों को एक ही गति पर धकेला जाए, तो जनरेटर कार को ज्यादा बल और कार्य चाहिए, और वह यह कार्य कैपेसिटर में स्टोर भी कर सकती है, जबकि फ्रीव्हीलिंग कार सिर्फ अपनी गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। इसलिए अगर दोनों कारों को कम दूरी में गति तक पहुंचाएं, तो कम कार्य होता है, और जनरेटर कार कैपेसिटर को इतना चार्ज नहीं कर पाती कि रेस जीत सकें। मेरे पास ऐसा आइडिया है जिससे फ्रीव्हीलिंग कार हार जाएगी। ये पेल्टियर पैड है, जो पोर्टेबल कूलर में इस्तेमाल होता है। इसमें बिजली देने पर एक ओर गर्म और दूसरी ओर ठंडी हो जाती है, लेकिन ये उल्टा भी काम करता है। तो अगर हम एक तरफ गर्मी दें और दूसरी तरफ हीट सिंक से ठंडा करें, तो यह बिजली पैदा करता है। मेरे दोस्त और यूट्यूबर सैम बार्कर ने पेल्टियर पैड से चलने वाली कार का आइडिया सोचकर उसका प्रोटोटाइप बनाया और टेस्ट किया। हालांकि ये पैड्स इतनी कम पावर पैदा करते हैं कि ज्यादातर बाजार में मिलने वाले मोटर इन पर नहीं चल पाते। तो बिना कोई लोड लगाए पेल्टियर पैड लगभग 1 से 1.4 वोल्ट्स तक पैदा करता है। ये मेरे हाथों के लिए गर्म हो रहा है। मेरे पास रेजिस्टर है ताकि हम लोड लगा सकें। अब इसे पकड़ना थोड़ा आसान है, लेकिन हमें सिर्फ लगभग 0.32 वोल्ट्स मिल रहे हैं, जो मेरी गणना के अनुसार लगभग 0.065 वॉट्स या लगभग 65 मिलीवॉट्स है। हालांकि अगर मेरी गणनाएं सही हैं, तो यह जनरेटर कार लगभग 20 मिलीवॉट्स पर चलनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम इस कार को एक मोमबत्ती से चला सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पूरी नई कार बनाई, क्योंकि कॉइल्स को कम इनपुट वोल्टेज के लिए खास तौर पर लपेटना पड़ता है, और मैंने चेसिस के पीछे यह प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है ताकि मोमबत्ती को रखा जा सके। पेल्टियर पैड को वायर माउंट पर रखा जा सकता है ताकि 3D प्रिंट्स न पिघलें। मोमबत्ती जलाने के बाद यह तैयार है, या शायद नहीं। चलिए हीट सिंक को थोड़ा ठंडा करने के लिए इसमें थोड़ा बर्फ डालते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा पावर मिलेगी। यह तकनीकी रूप से काम कर रहा है, लेकिन यह बेहद धीमा है। मैंने ज्यादा गर्मी के लिए कुछ अतिरिक्त बातियां लीं, कस्टम 3 बातियों वाली मोमबत्ती बनाई और मोम पिघलाने को हीट गन का उपयोग किया। उम्मीद है कि 3 गुना गर्मी और छत पर बर्फ के साथ हमारी ताकत काफी होगी। यह वीडियो एक कार से शुरू हुआ जिसमें कुशल जनरेटर और मोटर थीं, जो आज की इलेक्ट्रिक कारों में होने वाली रीजनरेटिव ब्रेकिंग की तरह ऊर्जा वापस पा सकती थी। अब यह घूम फिरकर दहन और बर्फ से चलने वाली एक इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जैसी चीज बन गया है। जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा होगा, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।